Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. So today I'm going to discuss all the points जिसमें आपके रिजेक्शन आते हैं, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्लैरिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में। इसमें आपको जो मेनली बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट है जिसमें हाईली आपके रिजेक्शन आते हैं और अदर पॉइंट्स बता दूंगा जिसमें आपके रिजेक्शन आ सकते हैं, पर बहुत कम रिजेक्शन आते हैं उसमें अगर नॉर्मली डेटा देखा जाए तो सारे डॉक्यूमेंटेशन की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट का आपका रिजेक्शन आता है तब आता है जब आपका पासपोर्ट, जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर, जो वर्क वीज़ा एक्सपायर होता है तब से 3 महीने तक का वैलिड नहीं है, तो तभी आपका ये प्रॉब्लम आता है। जैसे आपका पासपोर्ट है तो उसको आपको मेक श्योर करना पड़ता है इसकी वैलिडिटी आपकी सही होनी चाहिए। जैसे आपका फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 15 तारीख को अगर आपने 20 तारीख का आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद देखा जाए तो 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है आपका। तो नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर से अगले नवंबर 1 साल का आपका वर्क परमिट है तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, 2025 फरवरी मार्च तक आपका वर्क परमिट जो आपका पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए, तभी आपका वीज़ा लगता है और इसमें रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट आपको बता दिया, अगर रिजेक्शन आएगा तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट रिलेटेड जो आपका रिजेक्शन आता है वो आपका फर्स्ट वाले में आता है। और जो सेकंड वाला है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का, वैसे ज़्यादा रिजेक्शन आता नहीं है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होता है वहाँ पर तो उस टाइम पे वो लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आपके जो भी सारी डिटेल हैं वो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही आपका आगे प्रोसेस करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तभी केस में आपका, अगर कुछ आप डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है मिस रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ गलत आप फॉर्ज करते हैं, तो तभी आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आता है। पहले और दूसरे नंबर पर बहुत कम वीज़ा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आता है, जो रिजेक्शन आता है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको, जैसे इसमें जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा फिल करना पड़ता है। फिर फोटोग्राफ में तो बहुत नहीं आता, नहीं आता है इसमें अगर बोला जाए तो 2 नंबर में 2.2 में भी नहीं आता आपका, 3 चेकलिस्ट वाले ऑप्शन में भी आपका रिजेक्शन नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्ली आप फिल करके वहाँ पे देते हैं। अब जो रिजेक्शन आते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉइंट नंबर 4 से आपके मेनली स्टार्ट होते हैं। अगर आप जो अपना डमी टिकट है वो फेक शो कर देते हैं और वो आप, जैसे आपका जो वर्ड फाइल है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट एडिट करके देते हैं और आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपका चेक कर लेता है, तो तभी आपको पॉइंट नंबर 4 में रिजेक्शन आ सकता है। पर ये भी बहुत कम आता है पॉइंट नंबर 4 वाला, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता ही है। उसके बाद जो फिफ्थ वाला आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, इसमें बहुत लोगों का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें ऐसा होता है कि बहुत लोगों का रिजेक्शन आता है इसमें। अगर आप क्या करते हैं, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है जो उनके पैनल के अंदर कंपनीज नहीं है, अगर आप वहाँ से परचेज कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है। इन लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अगर ये लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन लोगों ने, इंश्योरेंस आपको कहाँ से परचेज करना है। तो अभी वर्क नहीं कर रहा, एक दिन मैं डिस्क्राइब करके इसमें सारी वीडियो आपको बना के बताऊंगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस वाला आता है आपका। और जो मेन आपके रिजेक्शन आते हैं 6 में भी वैसे बहुत कम आता है। वर्क परमिट अगर आप देखें तो वर्क परमिट अगर आपका जेन्युइन होगा तो फिर नहीं आएगा। फिर उसके बाद अब 6.2 का रिजेक्शन आता है। इसमें 6.2 क्या है कि आप KRS डॉक्यूमेंट अपना शो नहीं करते, जो आपका कंपनी का KRS लेटर है वो बहुत मस्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें होना चाहिए KRS लेटर, इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। 6.3 पॉइंट कहता है कि आपका जो ऑफर लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट है, वो आपका होना चाहिए। उसमें जो ओरिजिनल ऑफर लेटर है जिसमें आपकी पर आवर सैलरी और मंथली सैलरी कितनी है आपकी उसके बारे में, और वर्किंग आवर्स आपके कितने होते हैं ऑफर लेटर में सारा मेंशन किया रहता है, तो वो होना चाहिए इसमें सारा। इन लोगों ने जैसे डिस्क्राइब करके बता रखा, पोजीशन, सैलरी, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, सारा आपका मेंशन होना चाहिए उसमें। 6.4 आपके लिए वैलिड नहीं होता तो इसमें आपका रिजेक्शन नहीं आता है। I9 है, अगर किसी की कंपनी यहाँ है फिर वो वहाँ पे फॉरेन पे जाता है तो तभी के लिए वैलिड होता है। I9 की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। और इसके अलावा 6.5 में तो खैर बहुत कम आता है आपका रिजेक्शन। अगर 6.5 में जो प्रॉब्लम आता है इसमें ये है कि 6 वाले करके ये लोग पूरा मेंशन करके देंगे और PCC आपका नहीं होता तभी रिजेक्शन आ जाता है। और वर्क परमिट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस वो ऑप्शनल रहता है, और डॉक्यूमेंट अपने आप अगर प्रॉपर शो करते हैं तो फिर उसमें नहीं आता। अगर आप कोई फेक अपनी डिग्री वगैरह दिखाते हैं तो कभी कभी उसमें रिजेक्शन आ जाता है। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है, जो आपकी जेन्युइन डिग्री है आपको वही शो करनी है। तो 6 में भी उतना मेनली आता नहीं है, जो मेन आता है रिजेक्शन। अब आपको बताता हूँ किस में आता है। 7 नंबर में आपका कभी कभी आपका जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है। जैसे अगर आप अपना अकोमोडेशन लेटर शो नहीं करते हैं तो उसमें जो आपका ट्रिप होता है उसमें आप कहाँ पे रहेंगे उतने टाइम ड्यूरेशन में, उसका अकोमोडेशन प्रूफ आपको शो करना पड़ता है। और ये जो आपके वर्क परमिट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें अकोमोडेशन लेटर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार मंगा लें आप, अदरवाइज पॉइंट नंबर 7 में आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा जो 8 नंबर है,
8 नंबर वाला जो रिजेक्शन है मास में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अभी अपने प्रॉपर भी भेज रखे हैं तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है वो लोग रिजेक्शन दे देते हैं। तो इसका मेन अगर बोलूँ तो ऐसा होता है इंटायरली डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर। अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने अपना सारा फाइलिंग सेम कर रखा है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट सब लोगों ने अपने जन्म में लगा रखे हैं, प्रॉपर हैं, तो इस केस में ऐसा भी होता है कि इसमें 2 कैंडिडेट को लोग वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी 8 कैंडिडेट का रिजेक्शन कर देते हैं। तो इंटायरली डिपेंड करता है। अगर आपका 8 नंबर पर रिजेक्शन आता है जो इंटेंशन होता है, ये आपका इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है और एक कोटा के बेसिस पर करते हैं लोग। हर मंथ के जो कोटा होते हैं वीज़ा का, अगर उतने फुलफिल हो जाते हैं फिर ये अलग रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका 8 नंबर में रिजेक्शन आता है तो आप दोबारा रिपील करते हैं। अगर उसमें भी आपका रिजेक्शन आता है इन दैट केस फिर आपका दोबारा भी रिएक्शन आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका पूरा जो पैसा है वो बर्बादी होता है। और जो मास में आता है जो आप पूरा डॉक्यूमेंट और जो सारे अगर मैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो जो भी रिजेक्शन है सारे आप अगर डॉक्यूमेंट सही बनाएंगे तो वो करेक्ट हो सकते हैं, उसमें रिजेक्शन आपका नहीं आएगा। पर जो पॉइंट नंबर 8 का रिजेक्शन है ये आपका डॉक्यूमेंट सही है उसमें भी आ सकता है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर शो कर रखे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइल बनाई है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि 8 नंबर में वो लोग आपके इंटेंशन में आपको रिजेक्शन दे देते हैं और ये बहुत लोगों के साथ होता है। अगर बोलूँ तो 100 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 20 का वीज़ा लगा और 70 से 70% जो लोग होते हैं उनका जो रिजेक्शन आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 8 में ही आता है। जो पहले पॉइंट नंबर 10 था वो 8 कर दिया इन लोगों ने, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रिप में उनका आता है। तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर लगाएं और जो 8 नंबर है वो आपके हाथ में भी नहीं होता, ये पूरा डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे। जो भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है आप प्रॉपर लगाएं उनको। उसके बाद जो 9 वाले में तो खैर नहीं आता, रेजिडेंस प्रूफ है, इसमें आप अपना आधार कार्ड वगैरह शो कर देते हैं। इसके अलावा जो 10th है, 10th में पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट कॉपी लगानी पड़ती है। 9-10 में नहीं आएगा आपका रिजेक्शन, जो आपका आता है मेनली जो मैंने पॉइंट बता दिए। जो अनसर्टेन है वो है तुम्हारा 8 नंबर पॉइंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन ट्रिप वाले में आ जाएगा। और इसके अलावा जो सारे भी इसमें रिजेक्शन आते हैं सब आप जो बाकी के रिजेक्शन आते हैं वो आप लोग अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपके नहीं आएंगे, चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। तो ऐसे ये प्रोसेस पूरा वर्क करता है और तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और जो भी आप फोटोकॉपी निकालते हैं इसकी तो आप मेक श्योर करेंगे जो आपका प्रिंट आउट एक ही पन्ने के अंदर आए, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि एक नया प्रिंट आउट निकालो। और वो लोग आपको अगर 2 कॉपी होती है तो उसमें एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग। आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है, बहुत फ्यू डिटेल्स हैं आप पूरा फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है मैं उसके लिए भी आपका एक सेशन बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग फाइन अगर देखा जाए तो इसमें। नहीं तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको सारा जो भी इनके पैनल के अंदर है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप इंश्योरेंस के बारे में भी ये लोगों ने बताया होगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो इसमें जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में ये लोग आपको देखो यहाँ पे देखें। इफ़ यू वांट टू सबमिट अ वीज़ा एप्लीकेशन प्लीज़ रजिस्टर विद द ई कॉन्सुलेट, लिस्ट ऑफ द इंश्योर दे आर ऑफर अमेंडमेंट फ्रॉम 26/9/2023। ये 26 सितंबर को इन लोगों ने अपडेट कर रखा है। इसमें जो इनकी कंपनीज़ हैं जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो भी आपको शो करके दिखा देता हूँ मैं अभी। अगर आप ये लिस्ट ओपन करते हैं तो इसमें इन्होंने कंपनी के बारे में बताया। अगर आप देखेंगे तो आधा पोलिश लैंग्वेज में भी लिखा है और इसके अलावा इंग्लिश में करके देखें तो इसमें देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड किया। देखो यहाँ के बारे में अब जो आपका कंट्री है उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन लोगों ने कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ये कंपनी इनकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं और इसमें आपको एक चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसमें इन लोगों ने इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है पर इसमें डेटा पूरा फिल्टर आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ का है। देखो यहाँ पे चाइना का भी है, इंडिया का भी है, तो इसमें फ़िल्टर आउट करके चेक करना पड़ेगा हमारी कंट्री के कौन कौन से, इंडिया के अंदर कौन कौन से जो इंश्योरेंस है वो वर्क करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो ये इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे देखें फ्रेंच रिपब्लिक ऑफ जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर देखो तो इसमें इन लोगों ने इंश्योरेंस का बता रखा है। देखो एक ऑन ए ऑन तो सारा यहाँ पे चेक करोगे तो सारी कंपनीज़ के बारे में इन लोगों ने मेंशन किया है जहाँ से आप अपना इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो देखो ये सारा इन लोगों ने प्रोवाइड किया। ट्रैवल इंश्योरेंस इंडिविजुअल वाले का भी है, फैमिली के साथ जो जाता है, स्टूडेंट के लिए से साथ जाता है, जो फ्रिक्वेंट फ्लायर्स हैं उनके बारे में भी है। तो मैं ऐसा करूँगा कि एक सेशन बना दूंगा इस चीज़ में भी जिसमें आप इंश्योरेंस वगैरह परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माइंड गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और
आगे कुछ भी अभी मैं थोड़ी देर बाद एक लाइव सेशन बनाता हूँ और इसमें ऐसा होगा कि ज़्यादा मैं लंबा स्ट्रेच नहीं करूँगा इसको, और 15-20 मिनट का एक बार सेशन एक बना देता हूँ, और आज से कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे एक सेशन बना दूँ जिसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।